अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हुमायूं कामरान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्स विद एचके। इस सेक्शन में हम आपकी मुलाकात ऐसे प्रोफेशनल से करवाते हैं जो स्पेशल नीड्स बच्चों के साथ मुंसलिक हैं, उनको सर्विसेज दे रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं। आज के इस सेशन में हमारी गेस्ट हैं इस्लामाबाद से मिस फातिमा सरवर। ये इंटरनेशनल बिहेवियर एनालिस्ट हैं और सर्टिफाइड ऑटिज्म स्पेशलिस्ट हैं। आइए इनसे मिलते हैं और इनके बारे में मजीद जानते हैं। थैंक यू वेरी मच मिस फातिमा सरवर कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला एंड वी वेलकम यू एट आवर चैनल। Assalamu alaikum and thank you so much for inviting me. राइट, तो स्टार्ट हम यहीं से करते हैं। हम जानना चाहेंगे आपकी एजुकेशन के बारे में और ये आपकी सर्टिफिकेशंस के बारे में। जी सर बेसिकली मैंने मास्टर्स किया हुआ है साइकोलॉजी में फ्रॉम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी और उसके बाद मैंने बहुत सारी इंटरनेशनल और नेशनल लेवल की ऑटिज्म और एबीए में ट्रेनिंग्स भी ली हुई हैं और 2 इयर्स का मैंने एबीए में कोर्स वर्क किया हुआ है बिहेवियर मोमेंटम इंडिया में यूनिवर्सिटी है वहाँ से ऑनलाइन। और मैंने इंटरनेशनल बिहेवियर एनालिस्ट का एग्जाम क्लियर किया था 2022 में एंड आई वाज द फर्स्ट वन इन इस्लामाबाद टू बिकम एन इंटरनेशनल बिहेवियर एनालिस्ट एंड आई एम अ सर्टिफाइड ऑटिज्म स्पेशलिस्ट सिंस 2018। राइट, अच्छा, ये तो हो गया आपके एजुकेशन का पार्ट। तो हम थोड़ा सा आपकी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में भी ज़रूर जानना चाहेंगे एज अ व्यूअर के एजुकेशन के बाद कैसे स्टार्ट किया और यहाँ तक का सफ़र थोड़ा सा अगर ब्रीफली बता सकें। जी मास्टर्स करने के बाद मेरी जो फर्स्ट जॉब थी वो एज अ शैडो टीचर थी। मैंने एज अ शैडो टीचर जॉब स्टार्ट की थी और उसके दौरान ही मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में एबीए डिपार्टमेंट में एज ए इंटर्न। तो मैंने वो इंटर्नशिप 3 मंथ्स की थी एंड राइट आफ्टर माय इंटर्नशिप आई वाज सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ एबीए थेरेपिस्ट एट शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल and I have worked at Shifa International for like 1.5 years. उसके बाद मैं मूव ऑन हो गई थी, मैंने जॉब स्विच की थी। ऑटिज्म रिसोर्स सेंटर है जो अब अमार ऑटिज्म रिसोर्स सेंटर के नाम से इस्लामाबाद में, वहाँ पे मैं एज अ लीड एबीए थेरेपिस्ट एंड कोऑर्डिनेटर वहाँ पे मैंने ज्वाइन किया था। और साथ साथ वहाँ पे क्योंकि मैं थोड़ी मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन वाली पोस्ट पे आ गई थी तो सेशंस को कंटिन्यू रखने के लिए वो वहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलती थी प्राइवेट सेशंस की। फिर मैं प्राइवेट सेशंस भी लेती थी ताकि मैं सेशंस के साथ मैं लिंक्ड इन रहूँ, सेशंस लेती रहूँ, बच्चों के साथ मेरा डायरेक्टली इंटरेक्शन होता रहे। फिर वहाँ पे मैंने 2 इयर्स जॉब की थी एंड इन 2019 आफ्टर गेटिंग माय सर्टिफाइड ऑटिज्म स्पेशलिस्ट सर्टिफिकेट मैंने मैक्स हेल्थ में भी अपना प्राइवेट क्लिनिक स्टार्ट कर दिया था। सिंस 2019 आई एम वर्किंग देयर एज अ कंसल्टेंट एंड आई एम अ कंसल्टेंट इंटरनेशनल बिहेवियर एनालिस्ट एट मैक्स हेल्थ। वहाँ पे मैं कर रही थी और साथ साथ मैं ऑटिज्म रिसोर्स सेंटर में भी जॉब कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने बेसिस ज्वाइन किया था E11 में जो उनकी ब्रांच है, वहाँ पे मैंने एज अ हेड ऑफ एबीए डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था। वहाँ पे भी मैंने ऑलमोस्ट 1.5 इयर्स सर्व किया है एंड अभी राइट नाउ आई एम स्टिल एट मैक्स हेल्थ एंड अलोंग विद दैट I have also joined Maroof International Hospital as head of applied behavior analysis ABA department. राइट, सो मैं अपने नाजरीन को बता दूं कि मैक्स हेल्थ की लोकेशन जो इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं कि G8 मरकज में, राइट? Right, जी। And the Maroof International is in F10 Markaz. Yes, sir. But their early intervention therapy unit, they have actually 2 branches, and one is in F10, the other one is in F11. So right now, the early intervention therapy unit is in F11 Markaz. Right. Okay. अच्छा, जहाँ तक मैं आपकी एजुकेशन और ट्रेनिंग और सारे एक्सपीरियंस से समझा हूँ, अपने नाजरीन के लिए मैं दोबारा से उसको क्लियर करना चाहूँगा कि आपकी स्पेशलिटी जो है वो बिहेवियर एनालिसिस पे है, उसके एनालिस्ट एंड थेरेपीज पे, एंड साथ साथ आपकी दूसरी स्पेशलिटी जो कि ऑटिज्म सर्टिफाइड ऑटिज्म स्पेशलिस्ट। तो हमें थोड़ा सा ये बताएंगे कि एबीए के बारे में। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि नया वास्ता जिनका पढ़ा होगा एबीए से, एंड सर्टिफाइड ऑटिज्म स्पेशलिस्ट से क्या मुराद है और ये कहाँ से इसकी डिग्री मिलती है या इसकी सर्टिफिकेशन मिलती है? जी सर,
Sir, so basically ABA is applied behavior analysis, and in ABA we actually work on increasing the appropriate behavior, socially appropriate behavior, and we decrease the socially inappropriate behavior, जिसमें हम different techniques use करते हैं, जो most importantly reinforcement की technique use की जाती है, जिसमें आप जब भी बच्चे के साथ काम करें तो आप उसकी जो भी रीइंफोर्सिंग आइटम या मोटिवेटिंग आइटम होता है उसके थ्रू बच्चे के साथ कॉपरेशन एंड रीइंफोर्समेंट के साथ आप उसके साथ काम करते हैं। सो बेसिकली उसके जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर्स होते हैं उनको इंक्रीज किया जाता है और सोशली इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को डिक्रीज किया जाता है। और जो ABA में मैंने बिहेवियर एनालिसिस की, जो बिहेवियर एनालिस्ट की मैंने सर्टिफिकेशन हासिल की है, उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने पहले आफ्टर माय मास्टर्स 2 इयर्स की मैंने कोर्स वर्क किया है इन ABA। उसके बाद देयर इज अ बोर्ड, इंटरनेशनल बिहेवियर एनालिसिस ऑर्गेनाइजेशन बोर्ड, IBAAO। वहां से मैंने IBA की सर्टिफिकेशन हासिल की है। उसमें ये होता है कि आपको सुपरवाइज्ड आवर्स चाहिए होते हैं, फिर उसके बाद आप एग्जाम क्लियर करते हैं, देन यू बिकम एन IBA। और जो सर्टिफाइड ऑटिज्म स्पेशलिस्ट का है उसके सर 2 डिफरेंट रूट्स होते हैं। जो मैंने रूट ऑप्ट किया था उसमें ये था कि आई हैड मास्टर्स डिग्री एंड अलॉन्ग विद दैट मेरे पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस था। तो मास्टर्स डिग्री एंड 2 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद मैंने उनकी जो है ट्रेनिंग ली थी, वो 40 आवर्स की ट्रेनिंग थी। दैट वाज एन ऑनलाइन ट्रेनिंग, ऑनलाइन रिकॉर्डेड वीडियोस थी, उनके थ्रू मैंने ट्रेनिंग्स ली थी एंड देन आई पास द and then I got the autism certified autism specialist certification. राइट। अच्छा, आपने जब अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया तो उसमें आपने मैक्स हेल्थ और मारूफ का जिक्र किया, तो हम ये पूछना चाहेंगे कि मैक्स हेल्थ में और मारूफ में अगर आपको लोग अप्रोच करना चाहें, विजिट करना चाहें, तो उन दोनों की टाइमिंग्स वगैरह क्या है ताकि उनको आसानी हो लोगों को। जी सर। सर मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल में आई एम देयर फ्रॉम 9 to 2 and at Max Health Hospital from 2:45 to 5:30. My timings are 2:45 to 5:30। और अगर मैं आपको ये बताऊं कि वहाँ क्या सर्विसेज दे रहे हैं मैक्स हेल्थ हॉस्पिटल में, तो वी प्रोवाइड 1-to-1 ABA थेरेपी, और उसके साथ हम स्किल बेस्ड डिटेल्ड असेसमेंट करते हैं, डायग्नोस्टिक असेसमेंट करते हैं यूजिंग चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल कार्स। और स्किल बेस्ड असेसमेंट जो होती है वो उसमें हम यूज करते हैं एबल्स आर असेसमेंट ऑफ बेसिक लैंग्वेज लर्निंग स्किल्स, BB मैप एंड एफल्स असेसमेंट ऑफ फंक्शनल लिविंग स्किल्स। जो है उनके थ्रू बच्चों की एक डिटेल्ड असेसमेंट होती है, जिसके बाद उनका एक इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लान डेवलप किया जाता है, और फिर जो है 1-to-1 थेरेपी सेशंस होते हैं। और इसके साथ साथ जो है हम पेरेंट्स ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे, और सोशल स्किल्स पे भी काम करते हैं, एंड जो है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं, बिकॉज वहाँ पे डायरेक्टली 1-to-1 में ही बच्चों के सेशंस लेती हूँ। वेयर एज एट मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल मेरी थोड़ी सी जॉब डिस्क्रिप्शन डिफरेंट है। वहाँ पे आई एम नॉट टेकिंग पर्सनली सेशंस, I'm supervising the therapist, ABA therapist, and supervising the ABA department and all the ABA therapies. So I make the individualized educational plan, और जो फिर मेरे अंडर ABA थेरेपिस्ट हैं वो उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, एंड मैं सेशंस को ऑब्जर्व करती हूँ, पेरेंट्स मीटिंग करती हूँ एंड पेरेंट्स ट्रेनिंग करती हूँ। राइट, थैंक यू फॉर द डिटेल्स। अच्छा, ये तो वो हो गए जो पेरेंट्स या बच्चे आपके पास फिजिकली आ रहे हैं, तो क्या हम ये भी जानना चाहेंगे कि ऑनलाइन सर्विसेज भी दे रहे हैं आप सेशंस की, इस बारे में अगर बता सकें। जी सर, मैक्स हेल्थ हॉस्पिटल में भी हम जो है ऑनलाइन सेशन की फैसिलिटी अवेलेबल है, टेलीथेरेपी होती है, एंड एट द सेम टाइम मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल में भी हम टेलीथेरेपी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट मैं अपने प्राइवेट भी ऑनलाइन सेशंस लेती हूँ, लाइक अराउंड द वर्ल्ड ले रही हूँ। आई हैव क्लाइंट्स फ्रॉम दुबई, सम क्लाइंट्स फ्रॉम UK, तो वहाँ पे मैं ऑनलाइन सेशंस भी देती हूँ। राइट। अच्छा, जब हम आपकी डिग्रीज को देख रहे हैं या आपकी सर्टिफिकेशंस को देख रहे हैं, तो वो बिहेवियर रिलेटेड हैं और ऑटिज्म रिलेटेड हैं, लेकिन जब हम ये बात करते हैं कि बच्चों के किन चैलेंजेस पे आप काम कर रही हैं, तो उनमें बहुत से क्लोजली रिलेटेड टू ऑटिज्म है, लेकिन हम उनको अलग अलग डिफाइन कर रहे होते हैं कि स्पीच एंड लैंग्वेज डिफिकल्टीज,
लर्निंग डिसेबिलिटीज या डिफिकल्टीज और चैलेंजेस, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, तो हम थोड़ा सा मजीद पूछना चाहेंगे कि आप किन किन चैलेंजेस पे काम कर रहे हैं और किस एज ग्रुप को आप फोकस कर रहे हैं। जी सर। सो बेसिकली जो है ऑल न्यूरल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हैं, उन बच्चों के साथ हम काम कर रहे हैं। ऑटिज्म स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा फोकस, या आप कह सकते हैं क्लाइंटल जो है वो मेरा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे जो बच्चे हैं वो है। फिर उसके साथ साथ डाउन सिंड्रोम पे, सेरेब्रल पाल्सी के साथ जो बच्चे हैं, या लर्निंग डिफिकल्टीज के साथ, इवन जो बच्चे दे डोंट हैव एनी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर बट स्टिल दे हैव सम बिहेवियरल इश्यूज, तो वो बच्चे भी एबीए थेरेपी के लिए आते हैं। सो एबीए थेरेपी इज नॉट जस्ट फॉर children having autism spectrum disorder. So it works with children having learning difficulties या global developmental delay के साथ जो बच्चे होते हैं, या स्पीच डिले के भी इवन जो बच्चे आते हैं उनमें, क्योंकि स्पीच जब नहीं होती बच्चों की तो ऑब्वियसली जब दे आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस देयर नीड्स तो उनमें कुछ बिहेवियर्स ऐसे डेवलप हो जाते हैं जिन पे वर्कआउट करना पड़ता है। सो स्पीच डिले समटाइम्स उनको भी बिहेवियर थेरेपी साथ साथ रिक्वायर्ड होती है, तो फिर उनके लिए भी बिहेवियर थेरेपी की सर्विसेज में प्रोवाइड करती हूँ। और जो एज ग्रुप आपने पूछा है, तो बेसिकली ज़्यादा मैं अर्ली इंटरवेंशन के साथ ही काम कर रही हूँ। फ्रॉम 2 years टिल अभी तक जो क्लाइंट्स हैं वो मैं 12 years तक के ले रही हूँ। 12 years से ज़्यादा एज के बच्चों के साथ में काम नहीं करती। राइट। अच्छा, आपने पहले जिक्र किया कि ज्यादा फोकस 1-to-1 सेशंस पे है, लेकिन हमने ये देखा है कि ऑटिज्म से रिलेटेड जो बच्चे आते हैं उनकी सोशलाइजिंग में प्रॉब्लम्स होते हैं, तो सेशन या इस किस्म की एक्टिविटी को कैसे फिर आप कैटर करती हैं? सर उसमें इस तरह होता है कि इनिशियली तो 1-to-1 सेशंस इसलिए ज़्यादा रिकमेंड किए जाते हैं सो दैट बच्चे के प्री रिक्विजिट स्किल्स डेवलप हो जाएं, अटेंशन स्पैन डेवलप हो जाए, कमांड फॉलोइंग डेवलप हो जाए, प्रॉपर आई कांटेक्ट डेवलप हो जाए। जब ये चीज़ें बच्चे की बेहतर होना शुरू हो जाती हैं और बच्चे के रिस्पॉन्सेज बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, तब फिर हम उन बच्चों को रेडी करते हैं फॉर सोशल, अपने अपने पीयर ग्रुप में सोशलाइज करने के लिए। तो उसके लिए ये होता है कि फिर जो है मेरे पास डिफरेंट क्लाइंट्स आ रहे होते हैं, तो जो सेम एज ग्रुप के होते हैं उनके हम ग्रुप सेशंस लेते हैं, और इसके साथ साथ जो उनके सिबलिंग्स होते हैं हम उनको भी सेशंस में इन्वॉल्व करते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स की ये भी कंसर्न्स होते हैं कि ये अपने भाई या बहन के साथ ही नहीं खेलते, इनको घर में मैं कहती हूँ खेलने के लिए तो ये नहीं खेलते, तो वो फिर पेरेंट्स का बहुत ज्यादा कंसर्न होता है कि इनका जो है इनके बहन भाइयों के साथ भी इंटरेक्शन पे काम किया जाए। तो वहां पे जब जैसा मैक्स हेल्थ में मैं 1-to-1 सेशन डायरेक्टली सेशंस लेती हूँ, तो वहां पे इस तरह होता है हमारे कि हम उनके बहन भाइयों को भी इन्वॉल्व करते हैं सेशंस में, एंड वी डू ऑर्गेनाइज सम गाला, अभी हमारा समर गाला हुआ था जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट उन सब बच्चों के सिबलिंग्स को भी इनवाइट किया था, जो क्लाइंट्स आ रहे हैं उनको भी, वो भी इनवाइटेड थे। और फिर बाकी इट वाज एन ओपन गाला फॉर ऑल द किड्स हैविंग न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, तो वो गाला हुआ था जिसमें हमने डिफरेंट सोशल स्किल्स पे उनके काम किया था। राइट। और अगर मैं मारूफ इंटरनेशनल का आपको बताऊं, तो वहां पे इस तरह है कि हम लोग जो है सैटरडे प्रोग्राम रन कर रहे हैं, वो बेसिकली फोकस्ड है सिर्फ सोशल स्किल्स पे। तो वहां पे इस तरह होता है कि हम लोगों ने अभी स्टार्ट किया है, हमारा एक स्मॉल ग्रुप है 5 to 6 किड्स का, जिसमें हम के सोशल स्किल, प्रॉपर सोशल सेवी के थ्रू हम उनकी एक असेसमेंट करते हैं और फिर उनकी गोल्स डेवलप करते हैं और फिर उनके उन स्किल्स पे काम कर रहे हैं। तो एक स्मॉल आप कह सकते हैं एवरी सैटरडे हमारी सोशल स्किल्स की क्लास होती है मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल में। राइट। अच्छा, बहुत से प्रोफेशनल्स हमें बता रहे होते हैं या एटलीस्ट पेरेंट्स को बता रहे होते हैं कुछ यूनिक फीचर या कुछ यूनिक प्रैक्टिस जो ये आप लोग फॉलो कर रहे होते हैं डिफरेंट प्रोफेशनल्स, तो आप भी कोई ऐसी यूनिकनेस है जो आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? सर जिस तरह एबीए थेरेपी एक एविडेंस बेस्ड थेरेपी है, उसको लेके हम चलते हैं, लेकिन ऑब्वियसली व्हेन वी आर वर्किंग विद अ किड वी कीप दिस इन माइंड दैट नॉट एवरी चाइल्ड इज सेम। सब बच्चे डिफरेंट होते हैं और उनका वे ऑफ लर्निंग भी डिफरेंट होता है। तो अगर एक बच्चा एक वे से सीख रहा है तो दैट डजंट मीन कि दूसरा बच्चा भी उसी वे से सीखेगा। तो आई यूजुअली वर्क आउट ऑफ द बॉक्स, बच्चों के साथ जिस तरह वो सीख सकते हैं उस तरह उनके उनके लर्निंग जिस वे से हो सकती है उस तरह करवाते हैं, डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू करवाते हैं,
लेट्स सपोज अगर हम किसी की राइटिंग स्किल्स पे काम करें तो आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू फोकस कि वो पेंसिल पकड़ना शुरू कर दें या पेंसिल से ही राइटिंग स्टार्ट करें। अगर उनके लिए बोर्ड मार्कर या सैंड पे राइट करना ज्यादा उनके लिए इजी है इससे लर्न करना, उस तरह सिखाएंगे। सो जो मेरा एक मुझे लगता है कि मैं इस तरह बच्चों के साथ जब काम कर रही होती हूँ तो मेरा फोकस ये नहीं होता कि मैंने इस तरीके से बस बच्चे को ये काम सिखाना है। मेरा ये फोकस होता है कि ये बच्चा किस तरह सीख सकता है, उस तरीके से मैंने उसको सिखाना है। राइट। तो जब आप बच्चों के साथ काम कर रहे होते हैं, हर बच्चा डिफरेंट होता है, नीड उसकी थोड़ी वेरी कर सकती है, लेकिन ओवरऑल मगर अगर मैं पूछना चाहूँ कि आप किन पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस करती हैं बच्चे की ग्रोथ और लर्निंग के लिए, कुछ ऐसा बता सकेंगी? सर उसमें जैसा मैंने आपको बताया है कि हम लोग एबल्स आर यूज करते हैं, उसमें हमारे पास डिफरेंट डोमेन्स हैं, हम डिफरेंट डोमेन्स पे काम करते हैं। सो बेसिकली एबीए इज लाइक एन अम्ब्रेला, हम डिफरेंट एरियाज पे बच्चों के काम करते हैं। वी आर नॉट जस्ट स्पेसिफिक टू, जब बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है जब वो एबीए थेरेपी की बात होती है कि सिर्फ बच्चे के बिहेवियर पे काम किया जाएगा। सो बेसिकली एबीए थेरेपी इज नॉट जस्ट रिलेटेड टू बिहेवियर। हम जब एबल्स आर जो मैंने आपको बताया जो स्किल असेसमेंट होती है उसमें हमारे पास डिफरेंट डोमेन्स हैं। लाइक यू कैन से वी हैव 25 डोमेन्स जिन पे हम काम करते हैं। हम बच्चे की कॉपरेशन एंड रीइंफोर्समेंट पे काम करते हैं, विजुअल परफॉर्मेंसेस में काम करते हैं जिसमें पजल्स वगैरह आ जाती हैं। फिर हम उनके रिसेप्टिव स्किल्स पे काम करते हैं, फिर हम उनकी वोकल इमिटेशन पे काम करते हैं, फिर हम उनकी मैंडिंग एंड रिक्वेस्टिंग पे काम करते हैं, फिर हम उनके प्ले स्किल्स पे काम करते हैं, फिर हम उनके ग्रुप इंटरेक्शन पे काम करते हैं, क्लासरूम रूटीन्स पे काम करते हैं, राइटिंग स्किल्स पे काम करते हैं, रीडिंग स्किल्स पे काम करते हैं, फाइन फाइन मोटर स्किल्स, क्रॉस मोटर स्किल्स, इन सब पे काम करते हैं। सो जो ये हम असेसमेंट टूल यूज करें, एक वाइड असेसमेंट टूल है जिसमें हम बच्चे के यू कैन से कि ऑलमोस्ट सब एरियाज को हम कवर कर रहे होते हैं। लाइक इट्स नॉट लाइक अगर हम एबीए करें तो हम बच्चे की स्पीच पे काम नहीं करें, हम वोकल इमिटेशन पे काम करेंगे, देन फिर हम उसको इंट्रावर्बल्स पे लेकर आएंगे, लेबलिंग पे काम करेंगे। तो हम इस तरह सारे उनकी तकरीबन सारे एरियाज को कवर कर रहे होते हैं। ओके। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि ये फील्ड भी मेडिकल फील्ड की तरह रेगुलर अपडेट ऑफ नॉलेज, क्योंकि नई रिसर्चेस आती रहती हैं, तो उन पे भी आपका फोकस होता है। एक तो ये सर्टिफिकेशन हो गई, लेकिन रेगुलरली जो नई प्रैक्टिसेस हैं उसके लिए भी आप जद्दोजहद अपनी जारी रखती हैं? जी जी सर, बिल्कुल जारी रखते हैं। और हमारी ये सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट्स भी हैं कि हम अपने कंटिन्यूइंग एजुकेशनल हमें जो है वो आर्स भी कंप्लीट करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारी जो सर्टिफिकेशंस होती हैं इनके रिन्यूअल्स होते हैं आफ्टर एवरी 2 years। तो वो हमें रिन्यू कराने होते हैं, उसके लिए हमें CEUs चाहिए होते हैं। सो इट्स नॉट जस्ट कि आपको ये एक सर्टिफिकेशन मिल गई एंड यू हैव द लाइक बिहेवियर एनालिस्ट का आपके पास एक सर्टिफिकेट आ गया एंड देन आपने कुछ नहीं करना। हमने उसको आगे रिन्यू कराने के लिए हमें अपने एजुकेशनल आवर्स भी कंप्लीट करने होते हैं। और उसके साथ साथ वैसे भी ऑब्वियसली जब आप बच्चों के साथ काम कर रहे हैं तो पेरेंट्स के डिफरेंट कंसर्न्स होते हैं। तो अप टू डेट रहना और रिसर्च से अप टू डेट रहना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीजें तो ऑब्वियसली बहुत हमारी अपनी नॉलेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसा आपको पता है ऑटिज्म का हर बच्चा, एवरी चाइल्ड ऑन ऑटिज्म इज डिफरेंट। तो ये नहीं है कि अगर मैं पिछले 5-6 साल से काम कर रही हूँ तो मैंने बहुत तरह के बच्चे देखे हैं। तो हर बच्चे की डिफरेंट स्ट्रेंथ डिफरेंट वीकनेसेस होती हैं। तो इस वजह से वो रिसर्चेस के साथ अप टू डेट रहना बहुत इंपॉर्टेंट राइट। अपनी रिसर्च और अपनी ट्रेनिंग और अपनी एजुकेशन अपडेट पे तो बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं आप लोग, तो पेरेंट्स की ट्रेनिंग और उनकी गाइडेंस के पर भी जोर दिया जाता है? है। सर उसमें ये होता है कि जिस तरह मैं जब सेशंस देती हूँ तो मैं सबसे पहले पेरेंट्स को एक जो चीज बताती हूँ वो ये होती है कि सिर्फ मैंने बच्चे के साथ अकेले काम नहीं करना, इट्स गोइंग टू बी अ कोलैबोरेटिव एफर्ट। मेरे पास बच्चा मैक्सिमम 45 मिनट से 1 hour के लिए आएगा, बाकी टाइम उसने आप लोगों के साथ स्पेंड करना है। तो उसमें उनका साथ ट्रेन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ज्यादा टाइम पेरेंट्स के साथ गुजार रहा है और बहुत कम टाइम वो थेरेपिस्ट के साथ गुजार रहा है। तो मैं सबसे पहले पेरेंट्स को ये बताती हूँ कि जब हमने काम स्टार्ट करना है तो हमारा सबसे पहला स्टेप ये होता है कि पेरेंट्स सेशंस में साथ होते हैं। ठीक है, दे आर अलाउड टू सिट इन द सेशन, दे आर अलाउड टू ऑब्जर्व द सेशन। बिकॉज सबसे जो मुश्किल काम पेरेंट्स के लिए होता है कि थेरेपिस्ट जब स्टार्ट हो जाती है तो वो कहते हैं कि आपके साथ तो बैठ रहा है लेकिन हमारे साथ घर में नहीं बैठ रहा, हम उसके साथ कैसे काम करें।
तो जब हम प्री रिक्विजिट स्किल्स डेवलप कर रहे होते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स का वहां पे मौजूद होना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट उन्हें पता चले कि हमने बच्चे को कैसे उसकी सेटिंग स्पैन और ये सारी चीजें डेवलप करनी है। सो व्हेन आई एम टेकिंग द सेशंस, तो मैं साथ साथ पेरेंट्स को जो है ट्रेन कर रही होती हूँ। तो आप ये कह सकते हैं कि जब बच्चे के साथ काम हो रहा होता है तो साथ साथ पेरेंट्स की भी ट्रेनिंग हो रही होती है। और उसके साथ साथ जब हम लोगों के सेशन स्टार्ट हो जाते हैं तो ये होता है कि एवरी डे पे बच्चों को एक डायरी जाती है, ठीक है, जिसमें पेरेंट्स के लिए एक होमवर्क होता है, जो बेसिकली जो उसकी करंटली गोल्स रन हो रहे होते हैं, जो मैं सेशन में कराती हूँ काम, वो सेम एज इट इज मैं टारगेट्स और गोल्स लिख के देती हूँ कि दीज आर द गोल्स एंड दीज आर द टारगेट्स आई हैव वर्कड इन दिस सेशन। सो उन्होंने घर जाके उस पर काम करना है, एंड देन पेरेंट्स ऑल्सो शेयर देयर फीडबैक कि वो उनको रिस्पॉन्स दे रहे हैं या उनको ये डिफिकल्टी आ रही है, देन आई गाइड देम कि ये काम आपने किस तरह कराना है। फिर जब नेक्स्ट सेशन में आते हैं तो उनके लिए, अगर लेट्स सपोज किसी चीज पे बच्चे ने उनको रिस्पॉन्स नहीं दिया तो वो मुझसे डिस्कस करते हैं, तो वाइल आई एम वर्किंग विद द किड मैं उनको ट्रेन कर देती हूँ कि आपने ये चीज कैसे सिखानी है। इसके अलावा जिस तरह मैंने आपको बताया है कि हमारा फोकस है कि मैक्स हेल्थ में कि हम लोग पेरेंट्स ट्रेनिंग भी करते हैं, तो वहां पे हमने जिस तरह समर गालास करवाए हैं उस तरह हमने पेरेंट्स ट्रेनिंग भी कुछ करवाई है। और अभी ये है कि रिसेंटली आई गॉट अप्रूव्ड फॉर इंटरनेशनल बिहेवियर थेरेपिस्ट ट्रेनिंग फ्रॉम द IBA बोर्ड। So I'm now the content provider for international behavior therapist. So inshallah I'm planning to do international behavior therapist training. तो उसमें definitely parents को भी ट्रेन किया जाएगा, एंड जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो और हमारे थेरेपिस्ट इंटरेस्टेड हैं उनको भी मैं ट्रेन करूंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो हमने देखा कि आपने पहले बताया कि ऑनलाइन सर्विसेज भी दे रहे हैं आप लोग, और डिफरेंट सिटीज और डिफरेंट कंट्री से आपका वास्ता पड़ रहा है। तो एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि जो बच्चे आपके पास फिजिकली आते हैं और जो ऑनलाइन जिनके सेशन लेते हैं, तो हाउ इफेक्टिव ऑनलाइन सेशंस आर एज कंपेयर टू फिजिकल, कैसे रेट करती हैं आप? सर उसमें ये है कि आई से कि जो फिजिकली बच्चों के साथ जब 1 to 1 काम किया जाता है उसमें प्रोग्रेस ज्यादा जल्दी आपको शो होती है। द रीजन बिहाइंड इज बिकॉज डेफिनेटली जब आप ऑनलाइन बच्चे के साथ काम कर रहे होते हैं तो आपकी तो डायरेक्ट इंटरेक्शन, या आप पेरेंट्स को ही ट्रेन कर रहे होते हैं और आप पेरेंट्स को ही एक्सप्लेन कर रहे होते हैं और वो टास्क करवा रहे होते हैं या वो बच्चे के साथ 1 to 1 इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। तो वैसे भी बच्चे जब पेरेंट्स के साथ होते हैं तो उनका वे ऑफ रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है, वो थोड़ा पेरेंट्स को ज्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, और थेरेपिस्ट के साथ तो आई से कि 1 to 1 में जब आप फिजिकली बच्चे के साथ काम कर रहे होते हैं तो ज्यादा जल्दी प्रोग्रेस आती है, लेकिन स्टिल कुछ ना होने से बेहतर है, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो ट्रेवल नहीं कर सकते, या जहाँ पे वो रिजाइड करें वहाँ पे इतनी एक्सपेंसिव होती हैं थेरेपीज के वो अपने बच्चों को वहाँ पे थेरेपीज के लिए नहीं लेके जा सकते। तो इंस्टेड कि उन बच्चों को बिल्कुल सर्विसेज ना मिले तो वो ऑनलाइन सर्विसेज अगर लेंगे तो डेफिनेटली प्रोग्रेस आएगी। लेकिन उसमें ये है कि पेरेंट्स की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सो माई वे ऑफ स्टार्टिंग ऑनलाइन सेशन इज, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगी कि जब ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करने होते हैं तो उससे पहले मैं 1 वीक पेरेंट्स के साथ उनकी एक आप कह लें कि ABA के जो हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं उन पे मैं उनको ट्रेन करती हूँ कि व्हाट इज प्रॉम्प्ट, हाउ टू गिव अ प्रॉम्प्ट, व्हेन टू गिव अ प्रॉम्प्ट, व्हाट इज रीइंफोर्समेंट, हाउ टू गिव अ रीइंफोर्समेंट, व्हेन टू गिव अ रीइंफोर्समेंट। तो जो मेन प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम लेके चलते हैं वो मैं उनको ट्रेन करती हूँ, सो दैट उन्हें पता चले कि बच्चे के अगर आई कांटेक्ट डेवलप करना है तो उनके लिए उसको क्या टिप्स रिक्वायर्ड हैं वो दी जाती हैं। तो पहला जो हमारा 1 वीक होता है वो मैं सेशंस लेती हूँ, मैं पेरेंट्स को एक आप कह लें कि बेसिक प्रिंसिपल्स पे ट्रेन करती हूँ। फिर उसके बाद टेबल टॉप पे कहती हूँ कि आप बच्चे के साथ जो है वो उनकी एक तरह से फिर कहें कि हैंड्स ऑन ट्रेनिंग स्टार्ट होती है। बिकॉज डेफिनेटली कि एक पेरेंट जिसको प्रॉम्प्ट का शायद सिर्फ मतलब पता है लेकिन फुल फिजिकल प्रॉम्प्ट कैसे देना है और फिर उसको फेट कैसे करके पार्शल पे जाना है और फिर ओवरऑल प्रॉम्प्ट्स को कैसे फेट करना है, क्योंकि डेफिनेटली जब आप प्रॉम्प्ट्स दे रहे होते हैं बच्चा प्रॉम्प्ट डिपेंडेंट भी हो जाता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रॉम्प्ट्स को फेट भी करें। तो ये टीचिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है पेरेंट के लिए, तो इस तरह फिर पेरेंट्स को पहले ट्रेन किया जाता है। राइट। और हमारे जैसे मुल्क में जहाँ पे ये ज़्यादातर सर्विसेज लार्ज सिटीज फोकस्ड हैं,
तो बहुत सारी सिटीज में तो सर्विसेज है ही नहीं और ना ही प्रोफेशनल्स अवेलेबल हैं, तो उनके लिए ऑनलाइन सर्विसेज काफी हेल्पफुल हो सकती हैं, क्योंकि हर जगह प्रोफेशनल इतने हैं भी नहीं, और हैं तो वो मेन सिटीज ओरिएंटेड ज्यादा है। अच्छा, एग्जैक्टली ट्रू। एक चीज और पूछना चाहेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और पेरेंट्स बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, मेन क्वेश्चन उनका यही होता है कि सेशन की फीस, उसके बारे में अगर आप हमें बता सकें। ओके सो सर, जो मैक्स हेल्थ हॉस्पिटल में है वहाँ पे जो मेरे सेशन के चार्जेस हैं वो 1500 पर सेशन है। और सेशन का अगर ड्यूरेशन भी मैं आपको बता दूं तो वो 35 मिनट्स का सेशन होता है। और उसमें ये होता है कि 30 मिनट्स का सेशन होता है और 5 मिनट्स की जो है वो पेरेंट फीडबैक होती है डेली बेसिस पे। पेरेंट को प्रॉपर डिटेल फीडबैक दी जाती है कि ये आज काम किया है, और जैसा मैंने आपको जो डायरी वाला बताया वो डायरी एक्सप्लेन की जाती है और उनको होमवर्क दिया जाता है। वेयर एज एट मैक्स मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल, वहाँ पे जो हमारे सेशन की ड्यूरेशन है वो 45 मिनट्स है, और उनके जो चार्जेस हैं वो 1800 पर सेशन है फॉर ABA थेरेपी। ओके, राइट, थैंक यू वेरी मच फॉर द फेयर आइडिया ऑफ प्राइस और फी स्ट्रक्चर। अच्छा, हम ये पूछना चाहूँगा कि पेरेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम आता है जब वो किसी ऐसे प्रोफेशनल को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, तो आपसे ये पूछना चाहेंगे कि पेरेंट्स को किन पॉइंट्स पे फोकस करना चाहिए जब वो किसी प्रोफेशनल को सिलेक्ट कर रहे हो अपने बच्चे के लिए। तो क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो वो उनकी नज़र जिन पे होनी चाहिए। सर ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जैसा आपने भी कहा है कि जो मेन हमारे सर्टिफाइड लोग हैं वो मेन मेन मेजर मेजर सिटीज में हैं। तो इस तरह है कि जब आप किसी भी सेंटर में जाते हैं या किसी भी क्लिनिक में जाते हैं जहाँ पे जो भी बिहेवियर एनालिस्ट है या जो भी थेरेपिस्ट है, तो सबसे पहले आपको उनकी जो सर्टिफिकेशंस हैं, अम, उनकी वो कितनी ऑथेंटिक हैं और वो क्या वो रिन्यू हुई भी है, नॉन एक्टिव स्टेटस तो नहीं है उनका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो चेक करना बहुत इजी है। आप अगर आपको कोई कह रहा है वो RBT है या BCAB है या BCB है, तो उसका जो हमारा बोर्ड है BACB, उनके जो है सर्टिफिकेट्स की डायरेक्टरी होती है, वहां से जाके आप यू कैन राइट डाउन द नेम, द कंट्री, और वो सामने स्टेटस आ जाता है कि इनका स्टेटस एक्टिव है, ये इनएक्टिव हैं, या इनकी जो सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर हो चुका है। सेम इसी तरह जिस तरह IBT इंटरनेशनल बिहेवियर थेरेपिस्ट है और इंटरनेशनल बिहेवियर एनालिस्ट है, उनके बोर्ड पे भी यू कैन गो एंड चेक द स्टेटस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी क्लेम कर रहे हैं कि हमारे पास RBTs हैं, तो आप ये पेरेंट का राइट है कि वो पूछें कि आपके थेरेपिस्ट क्या RBT ट्रेंड है या दे आर RBT सर्टिफाइड RBT। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि बहुत सारी जगहों पे दे हैव RBT ट्रेंड, जो कि अकॉर्डिंग टू द बोर्ड इज नॉट अ राइट थिंग टू यूज। ये भी टर्म हमें अलाउड नहीं है यूज करना कि RBT ट्रेंड है वो। सो जब तक आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, यू कैन नॉट राइट RBT विद योर सेल्फ और RBT ट्रेंड। सो इट्स गुड कि थेरेपिस्ट जो हैं उन्होंने RBT की ट्रेनिंग ली होती है, लेकिन इट्स ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट कि ट्रेनिंग के बाद वो एग्जाम क्लियर करें, और सो दैट वो फिर बिकॉज दे वर्क अंडर द सुपरविजन ऑफ BCBA, तो वो उन्हें जो है उनकी डेली मतलब मंथली बेसिस पे उनकी सुपरवाइज्ड मीटिंग्स होती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली जो एक RBT ट्रेंड होगा वो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जो RBT है उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो पेरेंट्स का सबसे पहला राइट ये है कि वो पूछें कि आपके पास कौन कौन से थेरेपिस्ट हैं, उनके पास क्या सर्टिफिकेशंस हैं, और फिर जब वो बता रहे हैं तो उनको वो जाके जो है डेफिनेटली रीचेक करें कि ये क्या स्टेटस है उनकी सर्टिफिकेशंस का, वो एक्टिव हैं या इनएक्टिव हैं। राइट। अच्छा, एक थोड़ा सा इससे हटके पूछना चाहेंगे ओवरऑल के हम इस फील्ड की बेहतरी के लिए हम पे बहुत सारी कमियां हैं, लेकिन अगर हम एक आध कमी को फोकस करते हुए जो मेन है कि हम इस फील्ड को अगर फ्यूचर में बेहतरी लाना चाहते हैं, तो किस पॉइंट पे सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत होगी हमें आगे। सर अभी जो सबसे ज्यादा मुझे लगता है पाकिस्तान में जरूरत है वो ABA के बोर्ड की जरूरत है। वी डोंट हैव अ ABA बोर्ड इन पाकिस्तान।
जिसकी वजह से शायद बहुत अनएथिकल जो प्रैक्टिसेस भी हो रही हैं, और जिस तरह ये अनएथिकल टर्म्स यूज की जा रही हैं। तो व्हेन देयर विल बी अ बोर्ड, ये चीजें और ये प्रैक्टिसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी, और फिर पेरेंट्स के लिए भी बहुत इजी हो जाएगा ये फाइंड आउट करना कि कौन सा सेंटर या कौन सा थेरेपिस्ट जो है वो उनके लिए बेस्ट है, और वो विद द राइट सर्टिफिकेशन है। तो इस टाइम सबसे ज्यादा जो नीड है पाकिस्तान में वो ABA के बोर्ड की है, बिकॉज डेफिनेटली हम लोग सर्टिफिकेशंस तो ले लेते हैं इंटरनेशनल बोर्ड से, लेकिन पाकिस्तान में इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज जो अनएथिकल काम हो रहे हैं वो जब एक बोर्ड होगा और आप उस बोर्ड से रजिस्टर्ड होंगे, तो फिर ये चीजें करना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगी। तो राइट नाउ आई थिंक द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एंड वी ऑल बिहेवियर एनालिस्ट शुड बी फोकसिंग ऑन इज हैविंग अ ABA बोर्ड इन पाकिस्तान। राइट। हम ऑलमोस्ट अपने इंटरव्यू के एंड पे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं चाहूंगा कि अगर आप कोई मैसेज हमारे पेरेंट्स को या जनरल पब्लिक को देना चाहें तो प्लीज गो अहेड। सो पेरेंट्स के लिए मैसेज यही है कि आपके जब बच्चे में आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में अगर लगे कि कुछ इश्यूज हैं या कुछ ऐसे चीजें लग रही हैं जो आपको डिलेड लग रही हैं, उनके माइलस्टोन्स डिलेड लग रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम के शायद थोड़े अरसे बाद जो है ये बोलना शुरू कर देगा या थोड़े अरसे बाद सोशलाइज करना शुरू कर देगा, या इसके फादर भी शाय थे इसलिए ये भी शाय है, ज्यादा लोगों में घुलता मिलता नहीं है। तो इन चीजों में डिनाइल में रहने से बेहतर है कि वो अपने बच्चे को एज अर्ली एज पॉसिबल जो है वो बिहेवियर एनालिस्ट या जो भी पीड्स के उनके डॉक्टर्स होते हैं उनके पास लेके जाएं, डेवलपमेंटल जो पीडियाट्रिशियंस होते हैं उनके पास लेके जाएं और उनकी प्रॉपर असेसमेंट करवाएं, सो दैट इफ दे नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प उनको राइट टाइम पे मिल जाए, बिकॉज अर्ली इंटरवेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना अर्ली बच्चे के साथ काम स्टार्ट होता है उतनी ज्यादा प्रोग्रेस आना शुरू होती है। So first thing is कि डिनाइल में ना रहे। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट थिंग कि जब भी आपके किसी बच्चे को कोई डायग्नोसिस या कोई लेबल लगता है उसको एक्सेप्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर मैं आप अपने एक्सपीरियंस से शेयर करूं तो जो मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके पेरेंट्स ने इस चीज को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लिया कि यस माय चाइल्ड नीड्स हेल्प, और मुझे उसको वो हेल्प जितनी जल्दी मैं प्रोवाइड करूंगा उतनी उसमें बेहतरी आएगी, तो उन बच्चों में उतनी ही जल्दी प्रोग्रेस आना शुरू हुई है। और ऑन द अदर हैंड जो पेरेंट्स अगर कुछ डिनाइल में रहे हैं तो डेफिनेटली वो उनके बच्चों में फिर प्रोग्रेस स्लो रही है। और उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जब भी पेरेंट्स के साथ काम स्टार्ट करती हूँ तो मैंने बताती हूँ कि आई एम नॉट जस्ट गोइंग टू वर्क विद द किड, आपने भी बच्चे के साथ काम करना है। और सिर्फ उन्होंने नहीं, पेरेंट्स ने या इमीडिएट फैमिली मेंबर जिन जिनके साथ बच्चा रहता है उन सब ने काम करना है, सो दैट अगर हम किसी एक बिहेवियर पे काम कर रहे हैं तो वो उतनी तेजी से उसमें प्रोग्रेस आएगी जब उसके अराउंड सब लोग उस पर उसी तरह काम करेंगे। तो एक ये चीज भी मेरा मैसेज है पेरेंट्स के लिए कि थेरेपिस्ट पे अगर बच्चे जा रहे हैं तो सिर्फ थेरेपिस्ट पे आपने डिपेंड नहीं करना कि उन्होंने ही हर चीज सिखानी है और उन्होंने ही सब कुछ करना है। डेफिनेटली थेरेपिस्ट आर देयर टू गाइड यू, आपका जो भी कंसर्न्स है आपने वो शेयर करने हैं, लेकिन साइड बाय साइड पेरेंट्स ने भी उनके साथ जो है वो काम करना है। और इसके अलावा ये है कि द मेन थिंग इज अर्ली इंटरवेंशन इज द की, जितना जल्दी आप काम करेंगे। एंड वन थिंग मोर कि जब आप थेरेपी स्टार्ट करते हैं डोंट एक्सपेक्ट कि बहुत ग्रेजुअली बहुत ज्यादा चेंज आना शुरू हो जाएगा आपके बच्चे में। ये थेरेपीज जो है टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन दे आर गोइंग टू हेल्प योर किड। ऐसा नहीं होता कि लाइक विद इन वीक्स या विद इन 1 मंथ या 2 मंथ जो है आपका बच्चा बोलना शुरू कर देगा या उसके बिहेवियर्स बिल्कुल जो है वो डिक्रीज हो जाएंगे। इट टेक्स टाइम, लेकिन डेफिनेटली दे जो बिहेवियर्स हैं या जो भी उनकी स्पीच के अगर इश्यूज हैं तो दे विल गेट बेटर। राइट। तो अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली एक्सेप्टेंस और पेरेंट्स का साथ काम करना बहुत जरूरी है। सो इसी मैसेज के साथ और इसी सजेशन और मशवरे के साथ वी आर द एंड ऑफ आवर इंटरव्यू। हम उम्मीद करते हैं कि हमें आपके बारे में, आपके सर्विसेज के बारे में, सेटअप के बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो हमारे व्यूअर्स के लिए जरूर फायदेमंद साबित होगी। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। Thank you so much for, sir, thank you for having me and it was an honor.
telling about myself and the need of ABA in Pakistan. Thank you. And thank you everyone as well for watching. और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे. Until then, take care and Allah Hafiz.